अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो या फिर करना चाहते हो तो इस वक्त अपना सभी काम छोड़ो और ये वीडियो देखो। कॉज आज आपसे क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देनी है। बात क्या करनी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं ताकि वीडियो में क्या है ये आपको पहले ही क्लियर हो जाए, आप पहले समझ जाओ। सबसे पहले तो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है एंड आपके कुछ क्वेश्चंस भी थे इससे रिलेटेड कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कि भाई बिटकॉइन को क्या हो गया है। एक बार तो बात हो रही थी कि $100,000 तक बिटकॉइन चले जाएगा और अब जो है वो $9,000 पे आ गया है और नीचे जा सकता है, ये भी बात हो रही है। एंड इसमें आगे क्या होगा, कॉज अगर बिटकॉइन गिरता है तो यू नो कि पूरी मार्केट गिर जाती है। बिटकॉइन में आगे क्या होने वाला है ये जानेंगे। सिमिलरली जिन लोगों के क्रिप्टो पोर्टफोलियो रेड में है इस वक्त 70-80 और इवन 90% तक डाउन है, उनको इस बियर मार्केट को इस वक्त कैसे फेस करना है ये समझेंगे। आपने कुछ मीम कॉइन्स, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में भी कमेंट सेक्शन में पूछा था, पिछले कुछ वीडियोस में रेगुलर पूछते आ रहे हैं, इस पर बात होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिप्टो में ट्रेड करते वक्त, इन्वेस्ट करते वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब और भी बहुत कुछ आज इस वीडियो में। एंड इन सब टॉपिक्स पर पिछले बार की तरह मेरे साथ हैं बिटन फाउंडर काशिफ रजा, जिनसे मैं करूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके जवाब हर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इस वक्त जानना चाहता है, हर जगह सवाल के जवाब ढूंढ रहा है। काशिफ, सबसे पहले बिटकॉइन को लेते हैं और बिटकॉइन में क्या चल रहा है आप जरा ये बताएं कि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि बिटकॉइन $10,000 तक भी जा सकता है, मतलब अभी 50% और नीचे जा सकता है। इतना पेन है मार्केट में। जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी मार्केट का क्या हाल होगा। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद बिटकॉइन, आगे क्या होने वाला है, आप जरा व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाएं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, और मेरा ओवरऑल ये मानना है कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पैनिक ज्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सिटी बैंक ने जैसे बोला कि 51% चांसेस है कि पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा। गोल्डमैन सैक बोल रहा है कि रिसेशन आ सकता है, और बाकी यू नो बिग फोर्स हैं वो भी रिसेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जो यूएस की डोमिनेटेड एजेंसीज हैं जैसे आईएमएफ है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं रिसेशन नहीं आएगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना 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 ना, वी आर नॉट, रिसेशन नहीं आएगा। कुछ एजेंसीज यूएस की राइट पिक्चर प्रेजेंट करने में लगे हुए, जैसे मूडी है, एजेंसीज है, वो AAA की रेटिंग दे रहे हैं अभी भी, उन्होंने रेटिंग नहीं गिराई। ये सारी अमेरिकन बेस्ड सेंट्रलाइज एजेंसीज हैं जिनके ऊपर प्रेशर है कि यार आपने नहीं बताना है कि पिक्चर क्या है। कुछ एजेंसीज कह रही पिक्चर बहुत खराब है, रिसेशन आ सकता है। हम सबको ये पता है कि रिसेशन अगर आ गया और अगर यूएस रिसेशन में गया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी यूएस से लिंक्ड है और वो स्प्रेड आउट होगा। रिसेशन आते ही हम सबको पता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब इनसिक्योरिटीज हो गई। मतलब ये सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है कि जो स्टॉक मार्केट जिस लेवल पे है उससे भी और नीचे गिर सकते हैं। जैसे जैसे ये न्यूज आती हैं डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता है, बट मुझे फिर भी लगता है कि बिटकॉइन जो है ओवरऑल अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में, पैनिक ज्यादा है। अब ये पैनिक का होगा क्या, कैसे होगा, क्या यहीं पे रहेगा, इससे नीचे जाएगा? देखिए, पैनिक की कोई परिभाषा नहीं होती। हमने पास्ट में भी देखा है कि ऐसे इंसेन लेवल्स पे बिटकॉइन गिर सकता है जो मैंने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी, गिर सकता है। इसीलिए आपको ये समझाया जाता है कि आपको जब भी बिटकॉइन के अंदर एंट्री करनी है तो वो शॉर्ट टर्म में आप एंट्री ले ही नहीं सकते। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, सोचो बाकी क्रिप्टोस तो 90% ऑलरेडी गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। बिटकॉइन भी इतनी बड़ी करेक्शन ले चुका है, राइट? अब मैं आपको ये बोलूं जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन सपोज एक सिनेरियो में देता हूं कि रिसेशन वाकई में एक ट्रुथ है सपोज, और वो ग्रिप करने वाला है अमेरिका को, और वो इंटरनली ये डिसाइड करें कि यार ऐसा है कि अब हम रेट हाइक्स नहीं कर रहे, हमने बहुत रेट हाइक कर लिए। अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो और बुरी कंडीशन होगी। हमें रेट हाइक नहीं करने, इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा जो हमने इतना बढ़ा लिया ना, इसको और थोड़ा कम, रेट्स को थोड़ा कम कर देते हैं। लेट्स रिलीज सम मनी इनटू द मार्केट सो दैट कि मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे हो जाए, अचानक स्टॉक मार्केट्स ऊपर मूव करना शुरू हो जाए। और ठीक है, वो इन्फ्लेशन को बाद में देखते हैं, अभी रिसेशन में नहीं जाने देना। क्या होगा? मार्केट के अंदर अचानक स्टॉक मार्केट्स ग्रीन, ये ग्रीन वो ग्रीन,
एग्जैक्टली। अचानक ऐसा लगेगा कि यार सारे पंडित फेल। तो क्या ये आपके और मेरे बस की बात है? ये कब होगा? बट क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी देश, अगर अमेरिका का बाइडन, उसको उसके उसको उसको ये नहीं पसंद होगा कि वो अमेरिका को रिसेशन में जाता देख नहीं पाएगा। और रिसेशन से बचने का एक ही तरीका है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी वापस छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे, अचानक सब कुछ ठीक लगने लगेगा। ये टेम्पररी तरीके होते हैं। और अभी भी जो लिक्विडिटी को सक किया गया है, ये भी एक टेम्पररी तरीका है। और इसी तरीके से देश चलते रहते हैं। ये इकोनॉमीज के अंदर जो मनी सप्लाई है, सारी गेम उसी की है। मनी सप्लाई को कम कर लो, मनी सप्लाई को बढ़ा लो, कम कर लो, बढ़ा लो, कम कर लो, बढ़ा लो। उस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इन्फ्लेशन है, वो धीरे धीरे हर साल बढ़ता रहता है। मनी सप्लाई इंक्रीज होती रहती है। और एक दिन कहते हैं ना, ये बबल जो है, ये बहुत बड़ा होता चला जाता है। जो अमेरिका जैसा देश है, वो स्ट्रांग देश है, तो वहां इसका इफेक्ट कम है। लेकिन हमने देखा कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, अब नाइजीरिया के अंदर, टर्की के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, आप और जितने भी देश आप उठा लो जहाँ पे मनी सप्लाई ज्यादा है, जो जो वीक इकोनॉमीज है, जहाँ वो मिस मैनेजमेंट जहाँ पे हुई है इकोनॉमीज में, वहां पे आप जब देखोगे तो मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक के हाथ में जब होती है, और अगर वो उसके कंट्रोल में नहीं होती, और वो जब मिस मैनेज होती है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट देखे हमने। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो मैं पूरी बात को समराइज करने जा रहा हूं, कि आप अगर इस गेम में रह गए, और कितना नीचे जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, और कितना नीचे जाएगा, और कितना, तो आप क्रिप्टो में ना एंटर करिए। कमजोर दिल वालों के लिए तो है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि इसमें कुछ भी लेवल्स आ सकते हैं। अपसाइड भी आ सकता है और डाउन साइड भी किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना है कि मेयर मिनिमम आपको 4 साल से पहले आपको इस इंडस्ट्री में एंटर करने की सोचने भी नहीं चाहिए। और 4 साल में ये नहीं कि 4 साल आपने डोज कॉइन और शिबा कॉइन को आपने ले लिया। आपको फंडामेंटल जो बिटकॉइन है, इथेरियम है, इन कॉइन्स की तरफ आपको देखना चाहिए। पहले इनके फंडामेंटल को समझना चाहिए। उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप खो सकते हो। कभी भी अपने शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, कैंसर के इलाज, दवाइयां, इंसुलिन के पैसे कभी भी क्रिप्टो में मत लगा दीजिए। ऐसी कहानियां मैं हर महीने हर हफ्ते सुनता हूँ। बहन के पैसे रखे थे शादी के, वो लगा दिए। इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए पापा ने रखे थे, वो लगा दिए। ऐसी कहानियां सुन के मेरा दिल बहुत विचलित होता है। ये बहुत ही रिस्की इंडस्ट्री है। इसके रिस्क ऐसे हैं जो आप झेल भी नहीं पाओगे। अगर आप फंडामेंटल्स के लिए आ रहे हो, लंबी अवधि के लिए आ रहे हो, बिटकॉइन के लिए आ रहे हो, और उसको एसआईपी की तरह मोड में आ रहे हो, और उतना ही पैसा लगा रहे हो जितना आप खो सकते हो, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। काशिफ, आजकल मीम कॉइन्स का बड़ा कल्चर है, नए प्रोजेक्ट्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, इवन दो कि ये सब अपने ऑल टाइम हाई से 80-90% तक डाउन है, पोर्टफोलियो डाउन है, बट लोग इन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। शीबा, डोज, फ्लोकी, बेबी डोज, मतलब एक पूरी लिस्ट है फिर मीम कॉइन्स की, एंड कमेंट सेक्शन में भी आपको यही सब मिल जाएंगे जो लोग पूछ रहे हैं। सो मीम कॉइन्स का फ्यूचर क्या है, इसमें कितना रिस्क है, जरा व्यूअर्स को ये समझाएं। कोई भी ब्लॉकचेन होती है, राइट, और जब हम उसमें ये कहते हैं कि उस जो ब्लॉकचेन है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उसको आप जब स्टडी करते हो, और जब आप स्टडी करते हो बिटकॉइन के, तो आपके काफी सारे आंसर्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जो ओपन ब्लॉकचेन है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, जो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन है, उसकी सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो सिक्योरिटी होती है, कि वो कितनी सिक्योर है। अब बेसिकली जितनी भी ये ब्लॉकचेन्स हैं, इनके ऊपर 51% अटैक हो सकता है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क वाली जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, उनके ऊपर 51% अटैक हो। बिटकॉइन के ऊपर 51% अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बाकी ब्लॉकचेन्स हैं, उनके ऊपर जो 51% अटैक करना बहुत आसान है और बहुत सस्ता है। मतलब अगर कुछ लोग, कुछ एंटिटीज मिलके अगर डिसाइड कर लें कि आज हमें अपनी एनर्जी जो है, 51% अटैक का मतलब ये होता है कि जितनी भी उस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी का अगर 51% मेरे कंट्रोल में आ गया, तो मैं जाके उस ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, उनके अंदर जो एंट्रीज है, वहां चेंज कर सकता हूँ। मतलब काशिफ का बैलेंस बढ़ा सकता हूँ,
आपका बैलेंस कम कर सकता हूँ, किसी का बैलेंस। तो मैंने एक बिटकॉइन स्पेंड किया सपोज, और उस बिटकॉइन को स्पेंड मैं 2 बार कर दूं, मैं 3 बार ही कर दूं, मैं लेजर के अंदर छेड़छाड़ कर दूं, तो अगर मैंने ये कर दिया तो जो उस पूरा मॉनेटरी सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो बिटकॉइन को के ऊपर जो ये 51% अटैक करना बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि उस नेटवर्क के अंदर बिलियंस में जो माइनर्स जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको सिक्योर करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको माइनिंग रिग्स खरीदने पड़ेंगे, आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगी, आपको हैश रेट जनरेट करना पड़ेगा, तो जाके आप उस ब्लॉकचेन को के ऊपर अटैक कर पाओगे। जैसे कहते, जैसे इस तरीके से समझिए कि अगर मुझे पुराने जमाने में लाल किला को फतेह करना होता होगा, तो ये होता होगा कि यार मैं ये जो पूर्वी दरवाजा है और ये वाले दरवाजे को अगर भेद दूं तो मैं फतेह पा लूंगा। अब उस दरवाजे को भेदने के लिए मुझे 2 लाख सैनिक इस वाले दरवाजे पे चाहिए और 1 लाख सैनिक मुझे पीछे वाले दरवाजे पे चाहिए, तो ही मैं उस दरवाजे को तोड़ूंगा। राइट, ये मीम कॉइन्स न्यू प्रोजेक्ट छोटे किले हैं जिनको कोई भी गिरा सकता है एंड कभी भी जीरो हो सकते हैं, इसीलिए पीपल शुड पुट देयर मनी ऑन द मेजर एंड द बिगेस्ट फोर्ट लाइक बिटकॉइन और इथेरियम। ये आपका कहना है? इनकी टोकन सप्लाई इनफाइनाइट है, ये आम, एक जिसे कहते हैं ना कि आम, इसका कोई बेस नहीं है, कोई इसकी सप्लाई कभी कंट्रोल नहीं होने वाली। ये आपकी जो वैल्यू है बेसिकली वो उसको और डिबेस कर रही है, इन्फ्लेशनरी है। बिटकॉइन अगर आप देखो तो डिफ्लेशनरी है, हर साल उसकी सप्लाई जो है हर 4 साल बाद उसकी सप्लाई कम होती चली जाएगी और लिमिटेड है नंबर में, और ये सर्टेनिटी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बिटकॉइन लिमिटेड है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं अरे बिटकॉइन लिमिटेड है तो क्या हुआ, एक दूसरा कॉइन बताता हूँ उसके तो सिर्फ 50,000 ही कॉइन आएंगे, बिटकॉइन तो फिर भी 21 मिलियन है। ऐसा नहीं है, 21 मिलियन है, ये सर्टेनिटी है, क्योंकि उसको सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आपको बहुत बड़ा जो पूरे नेटवर्क को इकट्ठा होना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज है, वहां एक आदमी ये फैसला नहीं ले सकता कि बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ानी, पूरे दुनिया की जितनी नोड्स हैं, जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा इस पे अराइव होने के लिए। सो काशिफ, यू मीन टू से कि जो भी मीम कॉइन्स हैं उनसे लोगों को दूर रहना चाहिए, ये सोशल मीडिया हाइप की वजह से, इस वजह से बड़े पॉपुलर होते हैं एंड इनकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, उठा भी रहे। क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन ईथर को ही देखना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। काशिफ, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसके व्यूअर्स के लिए, थैंक्स फॉर दिस। बट यहाँ पर एक और बात आती है, एक और सवाल आता है कि कुछ लोग हैं, इनफैक्ट आई वुड से काफ़ी लोग हैं कि कुछ तो मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, रैंडमली टोकन्स हैं और रैंडम टोकन्स में इन्वेस्ट किए हुए, लगाए हुए हैं 10, 20, इवन 50 लाख रुपए, एंड अब इनका पोर्टफोलियो 80%, 90% तक डाउन आ गया। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे, इनको क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या मतलब इनके लिए अभी भी मार्केट में कोई स्कोप बाकी है या फिर कुछ भी नहीं बचा? देखिए बहुत तकलीफ की बात है, ऐसी कहानियां जब मैं सुनता हूँ तो इसमें सबसे पहले तो हर बेयर मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो वाइप आउट हो जाते हैं, बट जैसे ही बुल मार्केट आएगी नए कॉइन्स आ जाएंगे, तो उनकी जो पुराने वाले जो खत्म हो गए उनकी जगह नए वाले ले लेते हैं, फिर कहानी ये रिपीट होती है, फिर नए लोग, नई क्लास एंटर होगी 2022 में, फिर मीडिया के अंदर आएगा बिटकॉइन ने बना लिए 50 लाख रुपए का एक बिटकॉइन, फिर आएगा 70 लाख, फिर आएगा 80 लाख रुपए का हुआ एक बिटकॉइन। होगा क्या, फोमो हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, मार्केट के अंदर हेडलाइंस जाएंगी, लोग भागे चले आएंगे, लोग कहेंगे यार बिटकॉइन तो हाथ से निकल गया, शिट बिटकॉइन हाथ से निकल गया यार, अब कोई दूसरा बिटकॉइन बताओ जो बिटकॉइन जैसा हो जाए। ये जो फोमो होता है ये बुल साइकिल में आता है, लोग अपने पीएफ तोड़वा रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रहा है, और जो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है यार मैं मिस कर गया, और यही लोग बेयर मार्केट के अंदर एग्जिट कर जाते हैं वीकेंड्स। अब जिनके साथ ये हो गया है उनको मैं यही बोलूंगा कि देखिए एक्सेप्ट करिए कि आपसे गलती हुई है, अगर आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो फिर से आप गलती करोगे, और गलती इंसान से होती है। आपसे गलती क्या हुई,
इस बात को समझिए, आपसे गलती हुई कि आप सेल्स के प्रोफेशनल थे और आपने आईटी कंपनी की नौकरी पकड़ ली सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की। तो आपने फोमो करके एक ऐसी नौकरी पकड़ ली जो काम आपको आता था, जिस काम की आपके पास डिग्री थी, एक्सपर्टीज थी, वो काम छोड़ के आपने आईटी प्रोफेशनल हो गया। माइक्रोसॉफ्ट में झूठा रिज्यूमे बना के आप सपोज करो हायरिंग हो गई, क्या आप ये नौकरी कर पाओगे माइक्रोसॉफ्ट में? अरे यार, आपको आती ही नहीं जब इंजीनियरिंग, तो कैसे करोगे? तो आपको अगर कुछ करना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको फंडामेंटल्स को सीखना है, और वो फंडामेंटल एक रात के अंदर आप नहीं सीख पाओगे। लोग यहाँ 6-6 साल में नहीं सीख पाए, आप 6 दिन में कैसे सीखोगे? जब तक आप सीख रहे हो, तब तक आपको सिर्फ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और वो भी एसआईपी की। ये नहीं कि आपने पैसा, अब मेरे ये वीडियो सुना, अरे यार सही, ठीक है यार, अब तो मैं सब बिटकॉइन में डाल दूंगा। अभी पता ही नहीं है कि ये $10,000 पे भी जा सकता है, 9,000 पे भी जा, 8,000 पे भी, 7 पे भी जा सकता, कुछ भी जा सकता है। पैनिक की कोई सीमा नहीं, क्योंकि लोग कम है इंडस्ट्री में। 221 मिलियन में से 160-170 मिलियन लोग होंगे जिनके पास बिटकॉइन होगा पूरी दुनिया में। जब कम लोग होते हैं, कम वॉल्यूम होता है, तो चीजें गिरती, कुछ भी लेवल पे जा सकती है। अब आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आपसे जो हो गया उसे एक्सेप्ट करिए, फंडामेंटल्स को सीखिए। जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं जहां आपको बहुत नुकसान है, उनको एवरेज आउट करने की भी कोशिश मत करिए। कई लोग ये सोचते हैं, अरे यार इसको और एवरेज आउट कर लेता हूँ, और एवरेज आउट कर लेता हूँ। अरे कितना करेंगे? आपका एक लिमिट होती है ना हर बंदे के पास पैसे की। अब ये फैसला कर लीजिए कि ठीक है यार, अभी जो मेरा पोर्टफोलियो, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा। आप ऑलरेडी 90% डाउन हो गए अगर, तो अब इसको क्या बेचोगे यार? मत छेड़िए अभी पोर्टफोलियो को, बुल मार्केट की वेट करिए, और अच्छे जो फंडामेंटल, उसमें एसआईपी की तरह एक, और जो काम कर रहे हो ना जिंदगी में, उसको मत छोड़ो, उसको फोकस में रखो। ऐसा ना हो वो काम भी चला गया, पोर्टफोलियो भी डाउन हो गया, तो क्या करोगे लाइफ में? उस काम को करते रहो। नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते रहो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते रहो। हाँ, वेब3 के अंदर करियर बनाना है, बहुत ऑप्शंस है, क्रिप्टो में बहुत ऑप्शंस है, अच्छी सैलरीज है, अच्छे पैकेज है, जॉब ढूंढो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर टाइम नहीं है, तो एसआईपी की तरह ओनली फंडामेंटल ट्रेडिंग आपके बस की नहीं है। दुनिया में 99% लोग पैसा मार्केट को दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। ये डिजाइंड होती है इस तरीके से। सारी गेम वेल्स की होती है, बड़े बड़े, आपको पता भी नहीं होता है वेल्स की क्या चाल है। आप एक नॉर्म, और आप नॉर्मल काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है इन्वेस्ट करने का अपने टाइम को। और जब आपके पास नहीं है, एक्सेप्ट करो ना, पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार, ये बात तो सही कह रहे हैं, आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, आप वो गलती कभी करोगे नहीं। काशिफ, मैं जब बिटनिंग के बारे में सर्च कर रहा था तो जो आपका प्लेटफॉर्म है, तो उस वक्त मुझे आपकी एक स्टोरी के बारे में पता लगा कि कैसे आप खुद एक क्रिप्टो स्कैम में फंसे शुरुआत में। आपने जो अपने बिटकॉइन थे लाखों रुपए उसमें खो दिए, एंड सब जो पैसा था वो आपका ज़ीरो हो गया, एंड देन आप वहाँ से आपने बाउंस बैक किया, एंड आज आप क्रिप्टो पर इसके बाद लोगों को जो है एजुकेट करें। तो ज़रा इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में जो है वो लोगों को बताइए, व्यूअर्स को बताइए, ताकि इससे मतलब जो लोग हैं उनको कुछ सीख हासिल हो सके। मैंने भी ग्रीड के चलते 2016 में एक ऐसी कंपनी पॉन्जी स्कीम के अंदर अपने बिटकॉइन लगा दिए कि वो कंपनी भाग गई। क्योंकि पहले मैंने बिटकॉइन खरीदे, और बिटकॉइन खरीदने के बाद मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, जिस कंपनी के बहुत बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज कर रहे थे इंडिया के अंदर। सेलिब्रिटीज थी, काफी सारे नाम थे, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, बट मैं प्रभावित हो गया, मेरी ग्रीड मुझ पे हावी हो गई। और नॉर्मल एक ग्रीड जो है, एक नॉर्मल एक आदमी का इमोशन होता है, ये हमारे सबके अंदर होता है। और डर भी, ग्रीड, ये सारे इमोशंस मेरे उस टाइम मुझ पे हावी हो गए। चीजों को मैंने समझा नहीं, फंडामेंटल्स को समझा नहीं, और मैंने उसके अंदर मैंने ग्रीड में लगा दिए, वो कंपनी भाग गई। और वो काफी डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। उस दिन से मैंने फैसला करा कि कुछ मैं एक नॉर्मल नौकरी शुदा एक आदमी, जिसके जब पैसे चले जाते हैं, तो पैसे खोने का जो दर्द है, वो जो एहसास है, बहुत ही गलत और गंदा होता है। मतलब, क्योंकि मेहनत का पैसा, अपनी सैलरी का पैसा जब आपका जाता है, वो एहसास आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप कितने सालों में तो कुछ पैसा जोड़ते हो। तो मैंने इनफैक्ट कुछ लोन भी लिया था, तो जिसकी वजह से वो और ज्यादा मेरे लिए और दुखदाई हो गया, क्योंकि मुझे लोन पे मैंने इंटरेस्ट भी दिया,
जो कि मुझे और दर्द देता है, क्योंकि लोन भी दिया, पैसे भी चले गए। फिर मैंने फैसला कर लिया कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी गलत चीजें हैं और आगे भी आएंगी। मेरा काम ये रहेगा हमेशा कि मैं लोगों को एजुकेट करूं, और मुझे अगर मतलब ये करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि काफी सारे लोग वापस आके जब एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर हम ये गलत करने जा रहे थे, आपकी हमने ये चीज सुनी, ये चीज देखी, ये चीज पढ़ी, हमने वो वीडियो देखा तो हम रुक गए। अभी हाल ही में एक आदमी बोला कि सर मैंने लिटरली, मेरा डिसबर्समेंट आने वाला था 2 दिन बाद बैंक से, मतलब 2 दिन बाद मेरा फाइनल अकाउंट के अंदर पैसे आने वाले थे, मैंने कॉल सेंटर पे बोल के हाथ जोड़े कि मुझे नहीं चाहिए। तो जब मैं इस तरीके के मैसेजेस और वो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, लाइफ में पर्पस होना जरूरी है और वो अच्छा लगता है। वो तो पीछे बैकग्राउंड में चली गई चीजें, शायद वो नहीं हुआ होता तो मैं आपके सामने आज बैठा ही नहीं होता। एग्जैक्टली आपके इस जर्नी में व्यूअर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है एंड लोग इसीलिए आई थिंक आपको ज़्यादा सुनते भी हैं। सो काशिफ, आज आप हमारे साथ जुड़े एंड बियर मार्केट को कैसे फेस किया जाए, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में कैसे सस्टेन किया जाए, क्या सिचुएशन है, लोगों को क्या करना चाहिए, ये समझाया। इसके लिए शुक्रिया। आगे फिर से आपसे जुड़ेंगे क्रिप्टो मार्केट पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अनकट।